नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, दिव्यांगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना पूरे समाज का दायित्व। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, G20 की अध्यक्षता से सरकार का उद्देश्य भारत को विश्व के लिए, विश्व को भारत के लिए तत्पर बनाना है। केंद्र ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, पीवी सिंधु और प्रियांशु राजावत ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और हॉकी में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आज शाम से चेन्नई में शुरू। भारत का पहला मैच चीन से। दोपहर समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि दृष्टिबाधित लोगों को सहानुभूति नहीं बल्कि सशक्तिकरण के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में समान अवसर चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय दृष्टिबाधित परिसंघ के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न पहल के माध्यम से दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू ने दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में सुधार के लिए राष्ट्रीय दृष्टिबाधित परिसंघ के पिछले 50 वर्ष में किए गए प्रयासों की सराहना की। भारत के दृष्टिबाधित लोगों सहित दिव्यांगजनों की काफी बड़ी संख्या है। हमारे इन भाइयों और बहनों को गरिमापूर्ण जीवन देने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ पूरे समाज की है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि सभी दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उचित शिक्षा प्राप्त हो, उन्हें रोजगार के अवसर मिले, सार्वजनिक स्थान सुगम हो तथा वे टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुरक्षित और बेहतर जीवन जी सके। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से दृष्टिबाधितों के उत्थान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकार ने वर्ष 2016 में दिव्यांग अधिकार विधेयक पारित किया है, जो सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज भोपाल में भारत की लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि साहित्य मानवता को आईना दिखाता है और उसे आगे बढ़ाता है। ये जुड़ता भी है और जोड़ता भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि उत्कर्ष का अर्थ उन्नति है और जनजातीय समूह की उन्नति से ही देश की उन्नति होगी। उन्होंने कहा कि जनजातीय परंपरा, भाषा, संस्कृति के संरक्षण को संवारना हम सभी का दायित्व है। भाषा को संजो के रखना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि अभी हम ऐसे अमृत काल में पदार्पण किए हैं। आगे जाकर मुझे लगता है ये जनजातियों का भाषा, उनका संस्कृति, परंपरा उज्जीवित होके रहे, लोगों के सामने उसको और भी विकासित हो। इसके पूर्व उनको संरक्षण करना, संजो के रखना हम सबका दायित्व है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य G20 अध्यक्षता का उपयोग विश्व को भारत के लिए और भारत को विश्व के लिए तैयार और तत्पर करना है। कर्नाटक के मैसूरू में थिंक 20 सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में 2023 का भारत 2014 के भारत से बहुत ही अलग है। Our effort is really to use the G20 to make the world ready for India and India ready for the world. One would be really to highlight the importance of getting the G20 right, because the value of the G20 in today's international relations is really huge. The gridlock today in the UN Security Council and the UN system actually makes the G20 even more important than it would be otherwise. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने G20 की अध्यक्षता के लिए इसे लोगों से अधिक जोड़ते हुए एक गैर पारंपरिक रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर के मतभेदों को देखते हुए G20 अब पहले की अपेक्षा और अधिक महत्वपूर्ण संगठन हो गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र ने आज तत्काल प्रभाव से लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने एक अधिसूचना में बताया कि इन सामानों के आयात की अनुमति प्रतिबंधित आयातों के लिए वैध लाइसेंस पर ही दी जाएगी। डाक या कोरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए कंप्यूटर सहित एक लैपटॉप, टैबलेट और
ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर के आयात के लिए आयात लाइसेंसिंग आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है। अनुसंधान और विकास, परीक्षण, मरम्मत और वापसी तथा पूंजीगत वस्तु के एक अनिवार्य हिस्से वाली वस्तुओं के लिए प्रति इकाई 20 वस्तुओं तक की छूट भी दी जाती है। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल से आग्रह किया कि वो अध्यक्ष ओम बिरला से लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता फिर से शुरू करने का अनुरोध करें। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, जदयू और विपक्षी सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की। ये सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। शोर शराबे के बीच पीठासीन अधिकारी ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बाद में सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने मणिपुर और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को अस्वीकृत कर दिया। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि लोग मणिपुर मुद्दे को लेकर सुनना चाहते हैं। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि मणिपुर एक संवेदनशील मुद्दा है और सरकार मणिपुर के लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। Manipur has always been a very sensitive issue for all sections of this House. The government has been very proactive in its actions, and right from the day one, we have been requesting the chair, requesting all the honourable members through you, sir, that we must have a wholesome debate on this subject. We must send out a message appealing for peace. विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन की सभी कार्यवाहियों को रोककर नियम 267 के अंतर्गत चर्चा करवाने की विपक्षी पार्टियों की मांग को दोहराया। सभापति ने कहा कि हर कोई इस मुद्दे पर चर्चा चाहता है और इसे स्वीकार कर लिया गया है। विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर विभिन्न बहानों से संसद के कामकाज में बाधा डालने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने कहा कि सरकार सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन वो सदन के कामकाज चलने नहीं दे रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में पूर्वोत्तर में 8,819 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री गडकरी ने कहा कि 2004 से 2013 के बीच पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 2,795 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि हरित राजमार्गों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि इस साल के अंत तक देश भर में 1,000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक जिले में 2 खेलो इंडिया केंद्र खोले जा रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में अब तक 227 खेलो इंडिया केंद्र खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 520 करोड़ रुपए की खेल गतिविधियों से संबंधित 75 परियोजनाएं चल रही हैं। 2014 से लेकर अब तक खेलों को लेकर इतनी गंभीरता से काम हुआ कि देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अगर किसी क्षेत्र के लिए दी गई है तो नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर के लिए दी गई। इसी साल 2023 में देश को 1,000 खेलो इंडिया सेंटर्स दे दिए जाएंगे। 227 खेलो इंडिया के स्मॉल सेंटर्स हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए दिए हैं। ये जो प्रोजेक्ट हैं 75 प्रोजेक्ट, जैसे हम आजादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, वैसे 75 प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए 520 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च हो रहा है। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 38 लाख फेरीवालों को लाभ हुआ है। ये योजना वर्ष 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत फेरीवाले 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं। इसे 1 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस योजना के तहत 41% ऋण महिलाओं को दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फेरीवालों को लगभग 50 लाख ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। Today I can say
Out of 42 lakh, which was the original target, about 38 lakh street vendors have already benefited from the scheme. And I'm very happy to inform you that whilst the target is 42 lakhs and we are moving quickly in that direction, for our internal purposes, we've already started talking about not 42 lakhs as the objective and target, but 50 lakhs also. 41% of the loans have been given to our sisters, our Mahilaएं. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की ये दलील नामंजूर कर दी कि सर्वे से मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता है। इसके बाद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया है कि एएसआई सर्वे कराने का सत्र न्यायालय का आदेश बरकरार रहेगा। अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाई कोर्ट जाने का मौका नहीं मिला, तो हाई कोर्ट ने उनको पूरा सुना और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। वाराणसी के जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने 21 जुलाई के अपने आदेश के ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराने का निर्देश दिया था। सर्वे के लिए 4 हिंदू महिलाओं ने 16 मई 2023 को याचिका दायर की थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। किदाम्बी ने पुरुष सिंगल्स के दूसरे राउंड में चीनी ताइपे के सू ली यांग को 21-10, 21-17 से हराया। महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु ने भारत की ही आकाशी कश्यप को 21-14, 21-10 से मात दी। हॉकी में पुरुषों की 7वीं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी आज शाम चेन्नई में शुरू हो रही है। इस 10 दिवसीय प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 6 टीमें भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और मलेशिया स्पर्धा करेंगी। भारत का सामना आज चीन से और पाकिस्तान का मुकाबला मलेशिया से होगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज त्रिनिदाद और टोबैगो में ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 8 बजे से शुरू होगा। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप आज से शुरू होगा। ये मैच असम और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर खेले जाएंगे। इन स्थानों में गुवाहाटी, कोकराझार और कोलकाता शामिल हैं। डूरंड कप में 24 टीमें भाग लेंगी। त्रिपुरा में गहन इंद्रधनुष मिशन के 5वें चरण में इस महीने की 7 तारीख से पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होगा। राज्य के सभी 8 जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने अलग अलग मीडिया कार्यशालाओं और संवाददाता सम्मेलनों में ये जानकारी दी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पश्चिमी त्रिपुरा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रंजन बिस्वास ने बताया कि टीकाकरण अभियान से 7 से 12 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार ने देश में अंगदान बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। नई दिल्ली में 13वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में लगभग 5,000 लोगों ने अपने अंगदान किए, जबकि अब वर्ष में 15,000 से अधिक लोग अंगदान कर रहे हैं। डॉ मांडविया ने कहा कि इस प्रयास का हिस्सा रहे सभी लोगों के योगदान की सराहना करना और उन्हें मान्यता देना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अंगदाताओं की अवकाश अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। अंगदाताओं के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा भी समाप्त कर दी गई है। डॉ मांडविया ने कहा कि सरकार देश में अंगदान को लोकप्रिय बनाने संबंधी सुधार करने और इससे संबंधित नीतियों को लाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, दिव्यांगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराना पूरे समाज का दायित्व। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, G20 की अध्यक्षता से सरकार का उद्देश्य भारत को विश्व के लिए, विश्व को भारत के लिए तत्पर बनाना है। केंद्र ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, पीवी सिंधु और प्रियांशु राजावत ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और हॉकी में
पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आज शाम से चेन्नई में शुरू, भारत का पहला मैच चीन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।